नमस्कार दोस्तों, लर्न नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विनीत शर्मा। आज मानहानि क्या होती है और इसके अंतर्गत सजा के क्या प्रावधान हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मानहानि यानी कि डिफेमेशन। मानहानि भारतीय दंड संहिता के धाराएं 499 और 500 के अंतर्गत निहित है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति, व्यापार, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला असत्य कथन मानहानि डिफेमेशन कहलाता है, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति द्वारा किसी समुदाय को, किसी व्यक्ति द्वारा किसी राज्य को, किसी व्यक्ति द्वारा किसी संस्था को या किसी संस्था द्वारा किसी संस्था को किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यह देखते हैं कि कोई दो व्यक्ति एक ही बिजनेस कर रहे होते हैं। मान लीजिए का नाम का व्यक्ति और खा नाम का व्यक्ति दोनों ही कपड़े का बिजनेस करते हैं, लेकिन का नाम के व्यक्ति का कपड़े का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, फल फूल रहा होता है, उसको मुनाफा हो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर बा नाम के व्यक्ति को बिजनेस में घाटा हो रहा होता है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा होता है। तो वो का से द्वेष ईर्ष्यापूर्वक उसके ग्राहकों में यह अफवाह फैला देता है कि का जो प्रोडक्ट है वो सस्ता रहता है और ख़राब मटेरियल का बना होता है, जिससे पहनने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जिस कारण का की बिक्री कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। और ये बात कहीं से का को पता चलती है कि खा ने ऐसी ऐसी अफवाहें फैला रखी हैं, तो वह का नाम का व्यक्ति खा नाम के व्यक्ति के ऊपर मानहानि का दावा कर सकता है। दोस्तों, मानहानि दो तरह की हो सकती है, मौखिक और लिखित, लाइबल और स्लैंडर। दोस्तों, देखा जाए तो मानहानि सिविल मानहानि होती है और जिसे दीवानी मानहानि कहा जाता है, फौजदारी जिसे क्रिमिनल मानहानि कहा जाता है। यदि आप सिविल मानहानि का केस कर रहे हैं तो उसमें आप कंपनसेशन मुआवजा पाने के अधिकारी हैं, और यदि क्रिमिनल में कर रहे हैं तो उसमें सजा दिलवाने के अधिकार है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 499 के अंतर्गत मानहानि का कार्य करता है तो उसे धारा 500 के तहत 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, मानहानि के लिए पीड़ित व्यक्ति लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक जा सकता है, यानी कि वह लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ सकता है। मुख्य बातें यह कि यदि राज्य के खिलाफ मानहानि होती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में निहित है, जिसे देशद्रोह कहा जाता है। और यदि किसी समुदाय के खिलाफ मानहानि होती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में निहित किया गया है, जिसे उपद्रव कहा जाता है। दोस्तों, मानहानि अपराध के 3 प्रमुख भाग हो सकते हैं, जिससे कि मानहानि हुई है पता चलता है। मानहानि से संबंधित सामग्री को प्रकाशित कराना, उससे लिखित या मौखिक रूप से मानहानि करना, और ऐसी कोई कार्रवाई का होना या कराया जाना जो कि संबंधित व्यक्ति को हानि पहुंचाने की या बदनाम करने की मंशा से की गई। क्योंकि भारतीय समाज में हर किसी व्यक्ति को स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन जीने की आशा के साथ साथ अधिकार भी दिए गए हैं और सबको आशान्वित रहते हैं, तो हमेशा मानहानि करने से या होने देने से बचना चाहिए। और हाँ, मानहानि से कैसे बचा जाए,
इसके इसके मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं? तो ऐसी कंडीशन में कथन की सत्यता का प्रमाण होना जरूरी है, विशेषाधिकार तथा निष्पक्ष टिप्पणी की आलोचना होना जरूरी है। यदि किसी किए गए कथनों का प्रमाण हो तो अच्छा बचाव होता है। विशेषाधिकार सदैव अनुबंधित और सीमित ही होता है। कभी कभार आपने देखा होगा समाचार पत्रों का यह विशेषाधिकार विधायकों और न्यायालयों को भी प्राप्त होता है, था कहने का तात्पर्य यही है कि आलोचना का विषय सार्वजनिक हित का होना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहे गए तथ्यों का बुद्धिवादी मूल्यांकन होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, आप गिरफ्तार होते हैं, तो गिरफ्तारी के बाद यदि मुकदमा झूठ साबित होता है तो ऐसी स्थिति में आपकी जो गिरफ्तारी हुई होती है समाज में मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है। इसलिए आप झूठी मुकदमा दर्ज कराने वाले के ऊपर भी मानहानि का दावा कर सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल यह होता है कि क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रखने के अधिकार का हनन होता है? तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल नहीं होता है। धन्यवाद।